हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनपीटीईएल कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम का लास्ट असाइनमेंट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 1 सिस्टम इज फॉर अ गिवन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एज्यूमिंग अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। तो फिगर है क्या? तो यहाँ पर फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है। एक चीज ना, मतलब माइंड में बस इतना बैठा लेना, सारा असाइनमेंट, इसका टोटल असाइनमेंट क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा। माइंड में क्या याद रखना है? सबसे पहला कि कोई भी जेड ट्रांसफॉर्म का जेड प्लेन का अगर हम बात करें तो एक सर्कल मेरा यूनिटी सर्कल होता है। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड या बोल सकते हैं जिसका रेडियस मेरा कुछ 1 हो। ठीक है, मतलब वो यहाँ पर रियल एक्सिस पे एक 1 को कट करेगा और एक -1 को कट करेगा। ठीक है, मतलब जिसका मॉड जेड का वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे हम कोई भी सर्कल बना रहे हैं, जैसे हम ये रेंडमली कोई सर्कल हम बनाए, ठीक है, इसका रेडियस कुछ ए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। हम एक और सर्कल बनाते हैं, इसका रेडियस कुछ बी होगा, और हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर बी का जो वैल्यू है लेस देन 1 है। ठीक है, तो बस माइंड में ये याद रखना है कि जैसे हम लोग यस प्लेन में बात किए थे कि यस प्लेन में अगर कोई भी प्लेन राइट साइडेड हो तो वो कॉजल सिस्टम होता है, और अगर वो जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा हो तो वो अस्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ स्टेबिलिटी के लिए जे ओमेगा एक्सिस को कट करना चाहिए और कॉजिलिटी के लिए राइट साइडेड रीजन होना चाहिए। ठीक है, बस इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे राइट जेड ट्रांसफॉर्म में राइट साइडेड का मतलब होता है आउटर साइडेड। यहाँ पे हम राइट साइडेड की जगह आउटर साइड का अगर हम बात करेंगे, अगर सिग्नल आउटर साइड हो, इसका अगर हम जिक्र कर रहे हैं, अगर सिग्नल आउटर साइड हो तो वो सिग्नल मेरा कॉजल सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद था यहाँ पर कि जो जे ओमेगा एक्सिस को कट करता है, यहाँ पर है कि जो जे ओमेगा एक्सिस को जब कट कर रहा है तो जेड प्लेन में वही मेरा मॉड जेड इक्वल टू 1 से पास करता हुआ सर्किल को, अगर वो रीजन उस रीजन को पास कर रहा है, मतलब जेड इक्वल टू 1 पे जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल को कोई रीजन अगर पास कर रहा है तो वो मेरा अस्टेबल सिस्टम होगा। ये जेड ट्रांसफॉर्म के लिए, मतलब अगर कंपेयर करें तो यस प्लेन में जे ओमेगा एक्सिस को कट करना चाहिए और जेड प्लेन में मॉड जेड इक्वल टू 1 के सर्कल को कट करना चाहिए। ठीक है, तब सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। अब उससे अगर नीचे रहा तो ये क्या हो जाएगा, अगर लेस देन 1 है तो वो मेरा इनर सर्कल, इनर साइड हो जाएगा, जो कि इनर साइड अगर हम यस प्लेन से जिक्र करें तो ये मेरा लेफ्ट साइडेड रीजन बनेगा। तो ये बस कंपेयर कर लिए, अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म से किसी चीजों को पता कर सकते हैं कॉजुलिटी को, तो उसी को बस जे ट्रांसफॉर्म में अप्लाई कर देना है कि इसका राइट साइडेड इसका आउटर साइडेड बनता है, इसका लेफ्ट साइडेड इसका इनर साइड बनता है। जो यहाँ पे जे ओमेगा एक्सिस को कट करता था, यहाँ पे जेड इक्वल मॉड जेड इक्वल टू 1 पे सर्कल को कट करेगा, तब ये स्टेबल होगा। इतना प्रॉपर्टी अगर ध्यान में है तब हम डायरेक्टली इस असाइनमेंट के क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि ये जो रीजन बताया कि ये जो रीजन है मेरे पास, ये कैसा है, कॉजल होगा या स्टेबल होगा, इस प्रकार का सिस्टम क्या होगा। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं ना कि इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो 1.5 प्लस जे 1.5 है। यानी अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करें, और ये दिखा भी रहा है कि ये मेरा यूनिट सर्कल है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है मॉड जेड इक्वल टू 1 है, तो 1 से ग्रेटर देन ही है,
तो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि रीजन मेरा आउटर साइड दिखा रहा है, तो सबसे पहले तो ये कॉजल हो गया क्योंकि ये आउटर साइड है। और ये रीजन 1 से ग्रेटर देन है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये 1 के सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1 पर बना सर्कल को ये कट करेगा, तो हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कॉजल एंड अनस्टेबल हो गया मेरा सिस्टम। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ROC1 जिस सिस्टम का क्या शो कर रहा है, तो फिगर पे आना पड़ेगा। यहाँ कुछ फिगर शो कर रहा है, तो हम डायरेक्टली हम सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ROC1 का मतलब क्या हो गया? ROC1 हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर इनर सर्कल है, इनर साइडेड रीजन को साइडेड किया गया है, और फिर ये मॉड जेड इक्वल टू 1 के सर्कल को बोल रहे हैं साइडेड नहीं किया है। ठीक है, ये बस लेस देन 1 के सर्कल को साइडेड किया है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम मेरा नन कॉजल होगा। क्यों? क्योंकि ये इनर साइडिंग है, ये नन कॉजल। उसके बाद ये मॉड जेड इक्वल टू 1 पे बने सर्कल को ये साइडेड नहीं कर पाया, तो इस केस में ये अनस्टेबल हो गया। ROC2 का अगर हम बात करें, उस केस में हम ये देख पा रहे हैं ROC2 यही तो हो गया। ठीक है ना, यही मेरा ROC2 है। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ROC2 ना ओवरऑल मतलब एक फिक्स रीजन, एक रिंग का निर्माण कर रहा है, और उसमें उसका साइडिंग है। तो एक रिंग का निर्माण कर रहा है, हमें उससे क्या मतलब है? अगर आउटर साइडेड होता तो कॉजल होता, उसके अलावा ऑल ओवर कंडीशन में ये नन कॉजल होगा, तो ये सिस्टम मेरा नन कॉजल है। ठीक है, उसके बाद क्या ये मॉड जेड इक्वल टू 1 पे बने सर्कल को मतलब यूनिट सर्कल को पास कर रहा है? तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि ये यूनिट सर्कल को पास कर रहा है। मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को ये क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये सिस्टम मेरा अस्टेबल है। ठीक है, ROC2 का भी जिक्र कर लिए। ROC3 तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं आउटर साइडेड रीजन है, तो ये कॉजल होगा। मॉड जेड इक्वल टू 1 के सर्कल को ये नहीं कर पा रहा है, ये तो बाहर से वो मूव करके इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इस केस में ये अनस्टेबल हो गया। अब चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। तो 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा था ROC1 क्या बता रहा है। तो ROC1 नन कॉजल और अनस्टेबल बता रहा है, तो मेरा लास्ट ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है ROC2 क्या बता रहा है, तो ROC2 मेरा नन कॉजल एंड अनस्टेबल बता रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ROC3 मेरा क्या बता रहा है, तो कॉजल एंड अनस्टेबल बता रहा है, तो कॉजल एंड अनस्टेबल पे आते हैं। ये हो गया कॉजल एंड अनस्टेबल। ठीक है, तो फिर से घूम फिर करके आ गया ना कि पिछला 2 मॉड्यूल में भी हम टोटली ग्राफ का जिक्र कर रहे थे, यहाँ भी ग्राफ का जिक्र हो रहा है, तो ये साफ साफ संकेत है कि एग्जाम में ग्राफ का चर्चा होगा और अच्छा खासा होगा। फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn इक्वल टू 1/2 पे पावर n un, तो फॉर्मूला हम लोग का ध्यान रखना है और बाकी तो कुछ सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फॉर्मूला में याद रखना है a टू द पावर n un का फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है z/z-a, या फिर 1/1 - a z इनवर्स। ठीक है, और मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए, या फिर मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए, कब? जब un रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें a का वैल्यू को 1/2 से रिप्लेस कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? तो 1/1 - 1/2 जेड इनवर्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया 1/1 - 1/2 जेड इनवर्स, जिसे हम लिख सकते हैं 1/1 - 0.5 जेड इनवर्स। तो शायद बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ROC मॉड जेड लेस देन ए। अगर ROC मॉड लेस देन ए होता ना, तो उस केस में हम लोग बोलते यहाँ पर क्या था, ये फॉर्मूला तभी था जब ग्रेटर देन था। अब कह रहा है कि 1/1 - a जेड इनवर्स का अगर ROC मॉड जेड लेस देन मॉड ए होता, इस केस में इसका एक्शन का जो वैल्यू है ये कुछ ऐसा होता है।
माइनस ऑफ ए टू द पावर n u n माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है एक्स जेड इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस ए, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। कब? जब इसका आरओसी मॉड जेड लेस देन मॉड ए है। ठीक है, ये कब होगा? जब एक्सन का वैल्यू माइनस ऑफ ए टू द पावर n u माइनस n माइनस 1 होगा। ठीक है, इस केस में मेरा ये आंसर सही हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा कैलकुलेट, कुछ बड़ी बात तो है नहीं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन है 1/2 टू द पावर n u n माइनस 4। तो ऐसा कोई फॉर्मूला तुम नहीं पढ़े कि 1/2 टू द पावर n u n माइनस 4 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। हाँ, हम इस फॉर्मूला के रूप में इसे हम बना सकते हैं। अगर यहाँ n-4 है, तो अगर हम यहाँ पे भी n-4 ले आए ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 4 के साथ सिग्नल शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर n-4 कर रहे हैं, तो +4 भी करना होगा, फिर un-4, यानी कि और अगर सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 4 को अलग कर लेते हैं, और 1/2 टू द पावर n-4 को अलग कर लेते हैं, और un-4 ऐसे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ना कि ये n-4 और n-4 मतलब एक शिफ्टेड सिग्नल है। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं 1/2 टू द पावर n, un का जो वैल्यू होता है वो कुछ ऐसा होता है 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उससे हम शिफ्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, जेड बाई जेड माइनस 1/2 या फिर 0.5। इसके लिए तो 1/2 टू द पावर n un के लिए। जैसे ही इसे हम 4 के साथ शिफ्ट करेंगे, तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब कभी सिस्टम को -n0 के साथ शिफ्ट करते हैं, तो वो जेड टू द पावर -n0 के रूप में मल्टीप्लाई हो जाता है जेड ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 के साथ शिफ्ट किए, तो ये हम लोग का बन गया जेड टू द पावर -4। ठीक है, जेड टू द पावर -4 इंटू जेड बाई जेड माइनस 1/2, ऐसा कुछ आ गया। या फिर इसी को लिख सकते हैं जेड पर पावर -4 इंटू 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स। ठीक है, दोनों में से जो जरूरत पड़ेगा उसको लेके चले जाएंगे। तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, क्या आ गया 1/2 टू द पावर 4 इंटू जेड टू द पावर -4 इंटू 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ऐसे बोले, ये जो लिखा हुआ है जेड टू द पावर -1/2 पर पावर 4 इंटू 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स। पहले ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन है क्या क्या। तो ऑप्शन का रहा जेड टू द पावर -1/2 पर पावर 4 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स। यही तो फॉर्मूला शायद मैच कर गया था ना, तो यही हो गया आंसर। और बाकी तो कोई मैच कर नहीं रहा, सब अलग अलग है, तो पहला नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाई जेड अपॉन एक्स जेड गिवन है क्या, तो 1/1 माइनस जेड इनवर्स बाई 4। ठीक है, इसे थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज कर लेते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ये 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स को इधर ले आते हैं, तो बाई जेड इंटू 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, बाई जेड माइनस 1/4 जेड इनवर्स इंटू बाई जेड इक्वल टू एक्स जेड, बोथ साइडेड
अप्लाई करते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, बाई जेड का बाई एन -1/4। जेड पे पावर कब आता था, जब एन में शिफ्टिंग होता था। अभी इसके पहले प्रॉपर्टी यूज किए, तो -1 का पावर का मतलब क्या हो गया, बाई एन -1, यही तो हो गया, इक्वल टू एक्स एन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सब बाई एन इक्वल टू है, तो अगर बाई एन इक्वल टू का बात करें तो हम लोग को आ जाएगा एक्स एन +1/4 बाई एन -1। इसके अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ये आ गया। ठीक है ना, तो ज्यादा हार्ड तो है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा सारा प्रॉपर्टी का ही खेल था। ओवरऑल जितना हम लोग असाइनमेंट देखे, सारा प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी ना प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, बस उसमें लास्ट में 2-3 इंटीजर के रूप में डाल देता है कि हम लोग फाइनली अभी यहाँ पे क्या था, बाई एन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब वो लास्ट में एक टर्म इन कर देता है कि एट टी इक्वल टू या फिर एट एन इक्वल टू 5 पे इसका वैल्यू क्या होगा। अब उस चीज को हमें पकड़ना पड़ेगा कि सिग्नल का उस समय उस टाइम पे आउटपुट क्या था, उसको देख करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो मतलब मेजोरिटी 3-4 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड है, और 3-4 क्वेश्चन में माइंड लगाएंगे तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि असाइनमेंट के जितना क्वेश्चन पूछा गया सारे पैटर्न को समझ करके बनाएंगे। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे उसके कंटेंट को। ठीक है, फिर हम लोग का टोटल असाइनमेंट खत्म हो गया। ओके देन, थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट कोर्स में।